नीतीश कुमार अचानक कल दिल्ली पहुंच रहे हैं। शाम तक दिल्ली में ही रहेंगे। प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। बिहार में चुनाव की तैयारियों की बात भी बताएंगे या कुछ और प्लान है। मोदी की रैली से 9 दिन पहले नीतीश का अचानक दिल्ली आना कई सवाल खड़े कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई बिहार में सब ठीक तो है ना? क्या ठीक है और क्या गड़बड़ है, इस रिपोर्ट से समझिए। नीतीश अचानक दिल्ली क्यों आ रहे हैं? शपथ ग्रहण से पहले नीतीश क्यों मोदी से मिलने आ रहे हैं? दिल्ली के बाद बिहार में लैंडस्लाइड विक्ट्री की रणनीति क्या होगी? नीतीश कुमार अचानक दिल्ली आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार जा रहे हैं। दिल्ली में नीतीश जब मोदी से मिलेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। बिहार में कहां पर एनडीए का रास्ता आसान है और कहां विरोधी टफ फाइट देने वाले हैं। न्याय यात्रा में नीतीश को क्या फीडबैक मिला है, वो भी मोदी को बताएंगे। नीतीश कुमार ने न्याय यात्रा का चौथा चरण भागलपुर से शुरू किया था, फिर बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, नवादा होते हुए बक्सर तक का सफर तय किया। अपनी यात्रा में नीतीश हर पड़ाव पर जीविका दीदियों से मिले, उन्हें सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए आर्थिक मदद भी की। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और एमपी के चुनावों में महिला वोटर गेम चेंजर साबित हो रही हैं। नीतीश उन्हें अपना सॉलिड वोट बैंक बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए हम लोगों ने काम किया और हमने वंचित वर्गों के लोगों के लिए काम किया तथा उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं लगाई। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हर प्रकार से और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निश्चित रूप से करते रहेंगे। भागलपुर से ही नरेंद्र मोदी 24 तारीख को बिहार का चुनावी शंखनाद करेंगे। यहीं प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। बिहार के 82 लाख किसानों के खाते में रकम डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। 15,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। भागलपुर से मोदी सीमांचल के 7 जिलों किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, जमुई और बांका का चुनाव साधेंगे। ये वही इलाका है जहां मुस्लिम बाहुल्य सीटें भी हैं और एनडीए महागठबंधन में कड़ी टक्कर हो सकती है। मोदी हमेशा टफ और मुश्किल सीटों से ही चुनावी कैंपेन शुरू करते हैं, जबकि विरोधी हमेशा आसान सीटों से। सीमांचल के 7 जिलों में 41 विधानसभा सीटें हैं। 2020 में 24 सीट एनडीए ने जीती थी, 17 सीट विरोधियों के खाते में गई थी। यहां यादव मुस्लिम समीकरण वाली दर्जन भर से ज्यादा सीटों पर आरजेडी मजबूत दिखती है। अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी तो आरजेडी के लिए कितना मुश्किल होगा। ओवैसी ने सीमांचल में अगर 2020 की तरह दमदार चुनाव लड़ा तो तेजस्वी का क्या होगा? 2020 में नीतीश का कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीता था। क्या इस बार नीतीश के मुस्लिम कैंडिडेट जीत पाएंगे? बलियाबी कहे कि पूरे देश का मुसलमान मेरे ही कहने पर चलता है तो लोग क्या बोलेंगे? ये वहम इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को था ना। वो वहम टूटा कि नहीं टूटा? बहुत सारे लोगों के बयान को फतवा बनाकर पेश किया जाता था, रिजल्ट उल्टा होते गया कि नहीं होते गया? इसलिए आदमी को थोड़ी सी संयम के साथ, और मैं किसी को मशवरा देने वाला थोड़ी हूं, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा, महाराष्ट्र के मुंबई में भी हुआ। ये लोग गए थे ना, क्या करने गए थे? क्या रिजल्ट आया? दिल्ली में रोज बैठते हैं ना, क्या रिजल्ट आया? सटे हुए आपके हरियाणा है, क्या रिजल्ट आया? तो इसलिए अब तो सोचना पड़ेगा ना। तरह का थ्रेट लोग बिहार को ना दें, ये मेरी गुजारिश है। बिहार के लोग वो हैं और बिहार वो है जहां से लोकतंत्र की जननी कहा गया है। भागलपुर, जहां नरेंद्र मोदी हुंकार भरने वाले हैं, वहां विधानसभा की 7 सीटें हैं। बिहपुर, गोपालपुर, पिरपैंती, कहगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज और नाथनगर। 2020 में एनडीए ने यहां लड़ाई 5-2 से जीती थी। बिहपुर, परपैंती और कहगांव सीट बीजेपी के खाते में गई थी।
गोपालपुर और सुल्तानगंज सीट जेडीयू ने जीती थी। भागलपुर सीट कांग्रेस और नाथनगर सीट आरजेडी ने जीती थी। गंगा के दक्षिणी छोर पर स्थित भागलपुर का धर्मकांटा भी एनडीए के पक्ष में झुका हुआ है। यहां हिंदू करीब 82% और मुस्लिम 17.5% के करीब हैं। भागलपुर से कटिहार आते आते एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई और तगड़ी हो जाती है। कटिहार में हिंदू करीब 55% और मुस्लिम 44.5% के करीब हैं। कटिहार में बिहार विधानसभा की 7 सीटें हैं। 2020 में यहां एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला 4-3 का रहा था। बीजेपी ने कटिहार, प्राणपुर, कोरहा सीट जीती थी। जेडीयू सिर्फ बरारी सीट जीत पाई थी। कांग्रेस ने मुस्लिम बाहुल्य, कड़वा और मनिहारी सीटें जीती थी। बलरामपुर सीट लेफ्ट दलों के खाते में गई थी। पप्पू यादव का पूर्णिया इलाका भी मोदी नीतीश के लिए चैलेंजिंग है। यहां 2020 में 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए 4, महागठबंधन 1 और एआईएमआईएम ने 2 सीटें जीती थी। पूर्णिया की प्रणय सीट जहां मुस्लिम 77% और हिंदू वोटर 22% हैं, वहां एआईएमआईएम ने जीत हासिल की। बैसी सीट जहां मुस्लिम 78% और हिंदू 22% हैं, वहां भी एआईएमआईएम को जीत मिली। कस्बा सीट जहां मुस्लिम 58% और हिंदू 41% हैं, वहां कांग्रेस जीती। बनमखी जहां हिंदू 86% और मुस्लिम 13.5% हैं, वहां बीजेपी जीती। पूर्णिया जहां हिंदू 68% और मुस्लिम 30% हैं, वहां भी बीजेपी जीती। रुपौली जहां हिंदू 89% और मुस्लिम 10% हैं, वहां जेडीयू जीती। धमदाहा जहां हिंदू 84% और मुस्लिम 14.5% हैं, वहां जेडीयू जीती। 2020 में पूर्णिया की मुस्लिम बाहुल्य सीटें नीतीश नहीं जीत पाए थे। 25 में क्या मुसलमान उनका साथ देंगे? कि मुख्यमंत्री जी का मुसलमानों के प्रति या उनका काम जो है वो पब्लिक डोमेन में, कि बिहार में मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या काम किया। अभी मैं किसी को बताया भी कि 20 साल में बिहार में एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा। एक दिन, सिर्फ एक दिन नवादा में लगा था बस। इससे बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड क्या होगा? और जो उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया, भले ही आप किसी से बात कीजिएगा, कुछ हमको देते हैं वोट, कुछ नहीं देते हैं, लेकिन पर्सनली बात कीजिएगा तो पूरे उस समाज के लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार ने हमारे लिए बहुत काम किया। अब वो ठेकेदार बने हुए हैं, वो बने, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कभी नजर में फर्क नहीं किया। हर समाज के लिए काम किया, जिसमें मुसलमान भी आता है। किशनगंज आते आते बंगाल का बॉर्डर भी शुरू हो जाता है और यहां मोदी नीतीश के लिए चैलेंज सबसे मुश्किल हो जाता है। किशनगंज में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 2020 में एनडीए का खाता यहां नहीं खुला था। यहां की बहादुरगंज सीट और कोचाधामन सीट एआईएमआईएम ने जीती थी। बाद में दोनों एमएलए पाला बदलकर आरजेडी में चले गए थे। किशनगंज विधानसभा सीट कांग्रेस और ठाकुरगंज सीट आरजेडी ने जीती थी। अब सवाल है कि क्या नीतीश 2025 में किशनगंज में एनडीए का खाता खोल पाएंगे? यहां मुस्लिम वोटर करीब 68% और हिंदू 31.5% के करीब हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए हम लोगों ने काम किया और हमने वंचित वर्गों के लोगों के लिए काम किया तथा उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं लगाई। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हर प्रकार से और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निश्चित रूप से करते रहेंगे। तो पहले वाले लोग थे, उन लोगों ने कुछ नहीं किया, हम ही लोगों ने आपस में मिलकर के एक काम किया। अररिया जिले में 6 सीट हैं। 2020 में बीजेपी ने नरपतगंज, फारबिसगंज और सिक्टी सीट जीती थी। जेडीयू ने रानीगंज, कांग्रेस ने अररिया और आरजेडी ने जोकीहाट सीट जीती थी। यहां हिंदू वोटर 56.68% और मुस्लिम करीब 43% हैं। बांका जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। 2020 में बीजेपी ने बांका और कटोरिया सीट जीती थी। जेडीयू ने अमरपुर और बेलहर सीट जीती थी। आरजेडी के खाते में धौरैया सीट गई थी। यहां हिंदू 87% और मुस्लिम करीब 12.5% हैं। जमुई चिराग पासवान का गढ़ है। यहां 4 विधानसभा सीटें हैं। 2020 में बीजेपी ने जमुई, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा ने सिकंदरा, जेडीयू ने झाझा और चकई सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती थी, जो बाद में एनडीए का हिस्सा बन गए। 24 को नरेंद्र मोदी भागलपुर से पूरे सीमांचल को साधेंगे। सीमांचल के सभी जिलों से
लाखों लोगों को रैली में लाने के इंतजाम एनडीए के नेताओं ने किए हैं। मोदी जब हुंकार भरेंगे और लाखों लोग उन्हें सुनेंगे तो सीमांचल की सभी 41 सीटों तक उसकी गूंज सुनाई देगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को भागलपुर आ रहे हैं। उसकी समीक्षा भी हो रही है, कैसे लोग आएंगे, लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं और किसानों को एक तरह से सम्मान भी उस दिन करने का काम किया जाएगा। और इस इलाके के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन चीज़ों को फोकस करने का काम उस दिन 24 तारीख को किया। ये पूरा इलाका किसानी पर ही निर्भर है और दरभंगा उनका कार्यक्रम हो चुका है। ये पूरा इलाका हमारा छूटा हुआ था, अभी और उनका कार्यक्रम आना बाकी है। अभी तो विक्रमशिला भी वो जाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने बिहार में बम्पर जीत का जो फॉर्मूला बनाया है उसमें केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी एनडीए में शामिल सभी दलों को दी गई है। बजट में बिहार को जिन योजनाओं की सौगात मिली है उन्हें भी जन जन तक पहुंचाने को पीएम मोदी ने कहा है। इनमें मखाना बोर्ड की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, बिहटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, फूड टेक्नोलॉजी संस्था प्रमुख हैं। सीमांचल के सभी जिलों में भागलपुर रैली के संकल्प पत्र बांटे गए हैं। 12 विधायकों को रैली का जिम्मा सौंपा गया है। मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। रैली में आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन को विशेष इंतजाम के आदेश दिए गए हैं। पत्र के माध्यम से सभी किसानों को भागलपुर बुलाने का काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा सभी तरह की व्यवस्था, चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था हो, सभी तरह की व्यवस्था कर रही है जिला प्रशासन। और एक अद्भुत और ऐतिहासिक जनसभा होने जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज तक जैसी सभा नहीं हुई है उस तरह की सभा इस बार होने जा रही है, क्योंकि समीक्षा बैठक में 937 लोग आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी समीक्षा बैठक, तो इससे संख्या कितनी आएगी इस बात को बताने के बाद ये लायक है। इसलिए आज इस समीक्षा बैठक में हम लोगों ने सभी लोगों को सूक्ष्म प्रबंधन का तरीका बताया है। 6 मंत्री की भी ड्यूटी इस कार्यक्रम में उनकी जिम्मेवारी सौंपी गई है और इसके अलावा करीब 1 दर्जन से ज्यादा विधायक को अलग अलग विधानसभा सौंपा गया है जो भागलपुर के नजदीक है, जो इस तरह के आमंत्रण को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री की रैली से पहले आरजेडी ने बिहार में नए पोस्टर लगाए हैं जिसमें नीतीश को टारगेट किया गया है। कांग्रेस सुशासन बाबू के खिलाफ जंगल राज वाला नैरेटिव सेट करने में जुटी है। तेजस्वी भी अपनी टाइमलाइन पर इसी तरह के पोस्टर चिपका रहे हैं जिसमें नीतीश के सुशासन मॉडल को टारगेट किया जा रहा है। जंगल राज के नैरेटिव में तेजस्वी और लालू फिलहाल नीतीश का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो लिख रहे हैं खोखले सुशासन की बात। इस सब तो हम ही लोग ने एक साथ किए। अब बीच में बेमतलब का हम ही लोगों का 2 लोगों के साथ 1.5 महीना फालतू किया था। अब उसको हमने तय कर दिया कि सब फालतू बात है, ये सब कभी कुछ नहीं करेंगे। हम लोग जो आपस में एक साथ हैं, हम लोग निश्चित रूप से उन्हीं के साथ करेंगे। और शुरू में भी पटना में क्या हुआ था, जब 5 गांव आए तो बताते थे ना, शाम में कोई घर से बाहर निकलता था। अब बोलिए आप कितना होता है, कितना देर तक जाता है, 10 बजे 11 बजे तक लड़का लड़की सब लोग घूमते। अब पहले कुछ नहीं था, तो जो पहले वाले लोग थे उन लोगों ने कुछ नहीं किया है। नीतीश के पास डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां हैं तो 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है। विरोधियों के पास तुष्टीकरण और जंगल राज का बैगेज है। फिलहाल मोदी और नीतीश की जोड़ी विरोधियों पर बहुत भारी पड़ती दिख रही है। सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार के सरकार बनने के बाद पहली बार डबल इंजन सरकार का क्या एक फायदा होता है वो स्टेट देख रहा है और ये अपॉर्चुनिटी बिहार की जनता मिस नहीं करना चाहती। इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने बिहार का एक बेस तो बना दिया, लेकिन अगला जो बिहार का डेवलपमेंट का जंप है वो है इन्वेस्टमेंट, वो है इंडस्ट्री, वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज। ये जो चीज है अब मुख्यमंत्री जी का सारा फोकस उन सब चीजों पे है और अगले 4 साल में वो चाहते हैं केंद्र से भी सहयोग लेकर के कि बिहार में इन सब चीजों को व्यवस्थित कर देना, तो उस पर सारा फोकस है।